बच्चों अब मैं बात करूंगा आपसे अलैंगिक जनन की फोर्थ विधि के बारे में, जिसका नाम है कोनेडिया। तो कोनेडिया में किस प्रकार से अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, चलिए समझते हैं। कोनेडिया विशेष प्रकार के अचल बीजाणुओं से होता है या होती है। कोनेडिया विशेष प्रकार के अचल बीजाणु द्वारा पूरी होने वाली एक विधि है। यहाँ पर जो बीजाणु देखने को मिलेंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का फ्लैजला या सीलिया नामक संरचना नहीं पाई जाएगी, वो तंतुनुमा संरचना नहीं पाई जाएगी, जिसकी वजह से ये गति करते हैं। तो एक गति करने का ऑप्शन यहाँ खत्म हो गया, इसीलिए इन बीजाणुओं को, इन स्पोर को क्या कहेंगे, अचल बीजाणु बोलते हैं। तो यहाँ अन्य अचल बीजाणु से यह इस बात से भिन्न होते हैं कि इनका निर्माण बीजाणु धानी में नहीं होता, बल्कि ये बहिर्जात होते हैं और ये विशेष प्रकार के कवक तंतु कोनोडिया 4 के शीर्ष पर बनते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार के कवक तंतु जिसको कोनोडिया 4 कहते हैं, उसके शीर्ष पर ये बनते हैं, निर्मित होते हैं, वायु द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। ऐसा किन किन कवक के अंदर देखने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलता है और एस्परजिलस नामक कवक के अंदर ये क्रियाविधि देखने को मिलती है, जिसका नाम है कोनेडिया। तो कोनेडिया के लिए जो खास चित्र होना चाहिए वो ये वाला चित्र है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक कवक तंतु है और कवक तंतु का जो मोटा सा शीर्ष आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस मोटे से शीर्ष पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं प्रकट हो रही हैं, गोल 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 गोल। इनको ही हम स्पोर कह रहे हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं, स्पोर कह रहे हैं। तो इनका निर्माण कवक तंतु के शीर्ष पर हो रहा है, यानी कि इस प्रकार की संरचना के ऊपर हो रहा है, और अन्य कवक तंतुओं के निर्माण से। यहाँ देखिए इस चित्र को, इस चित्र में कवक तंतु जो है इस प्रकार की संरचना है और कवक तंतु के शीर्ष पर बहुत क्या निर्मित हो रहे हैं, बहुत सारे स्पोर निर्मित हो रहे हैं। और ये स्पोर, इनका निर्माण एक प्रकार से बीजाणुधानी के अंदर तो नहीं हो रहा, बल्कि बीजाणुधानी के बाहर ही हो रहा है। तो ये गोलाकार संरचना अपने आप में बीजाणुधानी का ही जैसी ही संरचना है, क्योंकि इसी से तो निर्मित हो रहे हैं क्या, अचल बीजाणु। ठीक है, तो ऐसा किस किस में देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है पेनिसिलियम में और एस्परजिलस में मिलता है। जो अब हम अलैंगिक जनन की 5th नंबर की विधि को पढ़ते हैं, जिसका नाम है खंडन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है, जरा देखते हैं। सूत्रपात शैवाल जैसे स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स दोनों ही अपने आप में शैवाल हैं। आगे लिखा है ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी यानी पादप काय 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है और अलग हुआ प्रत्येक खंड, यहाँ पे 2 खंडों में जो टूट रही है ना, ये इसी को खंडन विधि कहते हैं। ये बात यहीं की यहीं पूरी हो गई, लेकिन अभी बात इसकी अधूरी है, क्योंकि खंडन को समझने के लिए ये तो समझना जरूरी है कि खंडन विधि हुई तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका आउटपुट क्या मिला। ठीक है, क्रॉस मार देना दोबारा। सूत्रपात शैवाल जैसे स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स दोनों शैवाल हैं, तथा ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है। अब 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट गई तो अलग हुआ प्रत्येक खंड नए प्लांट बॉडी यानी पादप काय, जिसको अपने आप में क्या कहेंगे, सुकाय बोले तो थैलस या थैलस नुमा संरचना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू हेयर, थैलस के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये देखिए थैलस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। थैलस में आप देख रहे हैं कि कुछ जड़ के रूप में संरचना आगे विकसित हो सकती है इन तंतुओं से जो नीचे लटके हुए हैं। ठीक है, ये जो धागे नुमा संरचना आप नीचे देख रहे हैं लटकी हुई, इनको ही कहते हैं आगे चल के, इनको वैसे तो मूलाबास बोलते हैं, जो आगे चल के क्या करेंगी, एक रूट का निर्माण कर सकती हैं आने वाले और प्लांटों में, जैसे टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इन सभी प्लांटों के अंदर यही रूट का निर्माण करेंगी, रूट सिस्टम को भी बनाएंगी। ठीक है, तो ये तो विधि हुई खंडन विधि। अब इस विधि में ये देखते हैं कि किन किन जीवों में ये खंडन विधि होती है। सबसे पहला आप देखिए खंडन हाइड्रा के अंदर किस प्रकार से हो रहा है कि हाइड्रा धीरे धीरे खंडित होकर पूर्ण रूप से अपने नए हाइड्रा जीवों को बना रहा है। सबसे पहला एक बॉडी से हाइड्रा का एक हिस्सा अलग होता है, फिर नया हाइड्रा धीरे धीरे उससे पूर्ण रूप से नया हाइड्रा बन जाता है। ऐसा ही स्पायरोगायरा में देखने को मिल रहा है। यहाँ ये जो शैवाल है स्पायरोगायरा, इसमें भी कवक तंतु सेप्टा के द्वारा अलग होता है। दोनों सेप्टा जब अलग हो जाते हैं तो हर एक सेप्टा यानी कि एक सेप्टा, एक खंड के अंदर बहुत सारे डीएनए, बहुत सारा क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल नुमा संरचना एक खंड होती है। ये दोनों आपस में जिस तंतु पर जुड़े हुए, जिस हिस्से पर जुड़े होते हैं उसे सेप्टा कहते हैं। यदि सेप्टा से ये दोनों अलग हो जाते हैं तो वो विधि क्या कहलाएगी, खंडन विधि कहलाएगी, और दोनों अलग होकर नए स्पायरोगायरा शैवाल को बनाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं।